अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जबकि काम आपके बनने लग जाए। आप अमीर बन सकते हैं, आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर ऐसे लोगों जिनकी वेल्थ 100 करोड़ पे थी, आज 1000 करोड़ पे है। जिनकी वेल्थ 10-20 करोड़ पे थी, आज उन्होंने 50 करोड़ 100 करोड़ पे का टारगेट अचीव किया है। तो पहले खुद तो बन के दिखाइए। तो पहले हमने इसको प्रूव किया कि यस, हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। कि जो लोग परेशान हैं और जो पैसा भी कमाना चाहते, कोई एक ऐसा उपाय, रामबाण कोई उपाय है सभी लोगों के लिए जो सभी कर सकें? हाँ, इसमें अकेला मैं ही ऐसा था जो मैं बोल रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा हमने ये भी भविष्यवाणी की थी कि ज्वालामुखी फट सकता है 28 नवंबर से पहले 2026 में। मैं अभी से बताना चाहूँगा कि 13 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय होगा, आप देखेंगे कि जनता, जो जेनजीस हैं या आज के जो युवा पीढ़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। मेरे साथ जो शख्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते नहीं जीते हैं। एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है और इन तीनों ही विद्याओं में इन्हें महारत हासिल है। सर आचार्य लवभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। देखिए, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर तो ये है ही, साथ ही इन्हें अमीरों का एस्ट्रोलॉजर भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, इस पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं उनके लिए तो ये पॉडकास्ट जैकपॉट होने ही वाला है। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आज आप शायद अंत में यही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी को इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि अमीरों का एस्ट्रोलॉजर, ये टैग आपको क्यों दिया गया? देखिए, अमीरों का मतलब ये है कि इच्छा पूर्ति। हम किसी काम को करने जाएं और हमारा काम हो जाए। अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि सर लास्ट मोमेंट में मेरे काम बनते नहीं हैं। अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जबकि काम आपके बनने लग जाए। तो सबसे पहले हमने एस्ट्रोलॉजी में आज से 3 साल पहले ये बोला कि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अमीर बन सकते हैं, आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और पिछले तकरीबन 3 सालों में 4 सालों में हमारे साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़कर ऐसे लोगों जिनकी वेल्थ 100 करोड़ पे थी, आज 1000 करोड़ पे है। जिनकी वेल्थ 10-20 करोड़ पे थी, आज उन्होंने 50 करोड़ 100 करोड़ पे का टारगेट अचीव किया है। और हम पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी वेबसाइट पे उन क्लाइंट्स के नाम भी अवेलेबल हैं। और साथ ही सर, आपके लिए देखिए ये भी कहा जाता है, आपने पहले खुद अमीर बन के दिखाया है, उसी के बाद लोगों को ये लगा है कि हाँ भाई, हम भी अमीर बन सकते हैं। जी। देखिए, एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा तो पहले यही कहा जाता है कि आप करोड़पति बनने के उपाय बांट रहे हैं, आप अमीर बनने के उपाय बांट रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर अमीर बनने के उपाय बांट रहे हैं, तो वो खुद भी अमीर हैं या नहीं हैं। तो ये डाउट मेरे मन में भी था जब मैं एस्ट्रोलॉजी को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि हम जब मार्केट में किसी को कहें कि आप इसके माध्यम से बन सकते हैं, तो पहले खुद तो बन के दिखाइए। तो पहले हमने इसको प्रूव किया कि यस, हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। फिर हमने लोगों को बनाने में उनकी मदद की। और सर, आपकी भविष्यवाणियों की काफी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर आपने भविष्यवाणी की थी, और साथ ही चाहे गुजरात की भविष्यवाणी हो, सोने के दाम को लेकर भविष्यवाणी हो, और जो वोल्केनो को लेकर जो भविष्यवाणी, ज्वालामुखी को लेकर जो भविष्यवाणी की गई, वो भी काफी चर्चा में रही है। इसके अलावा हमने गुजरात में भी भविष्यवाणी की थी कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर जो भविष्यवाणी हमने की थी, मुख्यमंत्री को लेकर, इंडिया के अंदर जितने भी एस्ट्रोलॉजर ये दावा कर रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपके प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आए, लोगों ने दावे किए कि ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम एस्ट्रोलॉजी छोड़ देंगे। अकेला मैं ही ऐसा था जो मैं बोल रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा हमने ये भी भविष्यवाणी की थी कि ज्वालामुखी फट सकता है 28 नवंबर से पहले ये, क्योंकि इसके भयंकर ऐसे जियोग्राफिकली योग बन रहे थे। गुजरात को लेकर भी हमने एक भविष्यवाणी की थी कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां मुख्यमंत्री के अलावा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भी चेंज हो सकता है। तो भविष्यवाणी तो आपकी काफी सारी सच भी हो गई। और साथ ही अगर देखिए 2026 क्योंकि अब नजदीक है, तो 2026 को लेकर इस तरह की कोई भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? 2026 में मैं अभी से बताना चाहूँगा कि 13 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय होगा, आप देखेंगे कि जनता, जो जेनजीस हैं या आज के जो युवा पीढ़ी है, वह अपने ही राजा के खिलाफ, राजा के खिलाफ का मतलब एस्ट्रोलॉजी में ये बोला गया है कि आपके जैसे किसी भी देश का मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले सकती है जो जनता को
शुरुआत में अच्छे ना लगे। जनता को ऐसे लगेगा कि अब राजा ने जो डिसीजन लिया है वो हमारे अगेंस्ट में है। तो आप देखेंगे ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में आपको देखने को मिल सकता है और 30 अप्रैल तक ऐसी घटनाएं बार-बार होती भी आपको दिखेंगी। तो भारत के किसी राज्य में इस तरह की कोई अंदेशा आपको लग रहा है? भारत के 2 से 3 मुझे स्टेट ऐसे दिख रहे हैं कौन-कौन से? जहाँ पर ऐसा चीज़ें हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि अभी ये तभी होगा जब सूर्य और मंगल पहले राहु के ऊपर से और फिर शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। और शनि जो राहु है इस वक्त कुंभ की राशि में यानी कि वेस्ट, और शनि इस वक्त मीन की राशि में यानी कि साउथ ईस्ट, पश्चिम भारत में या पश्चिम के देशों में या फिर साउथ ईस्ट के जो प्रदेश है वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने में ज़्यादा मिल सकती है। तो वेस्ट के कंट्रीज़ मान लीजिए जैसे यूएसए हैं, यूके हैं, जो भी वेस्ट के कंट्रीज़ है वहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। और यहाँ इंडिया में भी वेस्ट पश्चिम में जैसे पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है, अच्छा, पश्चिम महाराष्ट्र में बंगाल में इस तरह का कुछ हाँ देखने को देखने को है। मिल सकता है, पश्चिम भारत में जिसमें मुंबई भी आ गया, जेनजी आ गया। जैनजिस यहाँ पे आके आएंगे और वहाँ की सरकारों के खिलाफ में आपको अच्छा, तो ग्रह ऐसा कुछ हाँ बता ग्रह रहे हैं। ऐसा कुछ वहाँ की सरकार के खिलाफ द्रोह कर सकते हैं, ऐसा आपको अच्छा। देखने को मिल सकता है। या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जिसके खिलाफ जो जैनजिस है वहाँ की सरकार के लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कुछ इस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? पॉलिटिकल में चेंजेस तभी देखने को मिलते हैं जब सूर्य ग्रह चर की राशि में प्रवेश करते हैं। चर की राशियाँ होती हैं मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि और एक तुला राशि। ये 4 राशियों में जब जब सूर्य ग्रह प्रवेश करते हैं तब तक आपको कोई ना कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल, कोई इस तरीके का राजनीतिक उथल-पुथल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मई के अंदर होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि मई में आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उससे पहले मकर की राशि में सूर्य ग्रह 13 फरवरी को प्रवेश करेंगे। जी। सॉरी 13 जनवरी से। तो 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में भी आपको कोई ना कोई मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल या 1-2 स्टेट्स में वहाँ के मंत्रिमंडल में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में। और प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को लेकर आप कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे? अभी इनके लिए मुझे 2026 में कोई ऐसा मुझे बहुत बड़ा चेंजेस इनके साथ में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये अपनी कुर्सी को बचा कर रखेंगे। और 2025 में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी की भी सीट 2025 में जाती हुई दिख रही है। तो अकेले हम ही ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कितनी सारी भविष्यवाणियाँ हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब नहीं बचेंगे, उनका समय अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा था कि मोदी जी और नितिन जी भाग्य के प्रबल दावेदार हैं, जिनके साथ में भाग्य है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य का प्रबल दावेदार कैसे बना जाता है सर? देखिए इसमें 2 तरीके के दावेदार होते हैं, एक तो भाग्य और एक होता है 10वां हाउस, 10th हाउस। जब भाग्य आपके साथ में होता है तो आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो सोना बन जाती है। और ऐसे भी कर देखा होगा ना, कुछ लोग ये अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि सर मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ मेरा काम होता नहीं है, मैं सक्सेस नहीं होता हूँ। मेरे सामने मेरा भाई काम कर रहा है, मेरा दोस्त काम कर रहा है, आपके ऑफिस में भी आप देखेंगे कुछ लोग और काम करते हैं, उनको तो सक्सेस मिल जाती है। लेकिन कई बार कुछ लोगों को सब कुछ टैलेंट होते हुए भी सक्सेस नहीं मिलती। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में कर्महीनता का योग कहते हैं। कि जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे वो लोहे की हो जाएगी और जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे वो सोने की हो जाएगी। तो लोहे की हो जाएगी मतलब इसे कर्महीनता का योग कहा जाता है। और कर्महीनता का योग देखिए आपके पास एस्ट्रोलॉजी तो खूब आएंगे लेकिन वो लॉजिक से समझा नहीं पाएंगे कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, वही तो मैं मेरा अगला सवाल था, ऐसा क्यों होता है? 10th हाउस का स्वामी जब अस्त होकर बैठ जाए और अस्त होने के साथ में वह नीच का भी हो जाए, अकेला अस्त होना पर्याप्त नहीं है, अस्त होने के साथ में वह नीच का भी हो जाए और मृत और वृद्धावस्था में हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा जातक कर्महीनता का योग अपनी कुंडली में बनाता है और वह जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वह काम फलता नहीं है। तो सबसे पहले उसकी कर्महीनता का योग उसकी कुंडली में उसको काटना पड़ेगा। यह एक श्रापित कुंडली होती है। तो जब तक वो इसको काम नहीं काटेगा नहीं, तब कुछ भी उपाय करते रहें, कुछ भी काम करते रहें, वो चीज़ें नहीं होंगी। कोई एक ऐसा उपाय सर आप देना चाहेंगे कि जो लोग परेशान हैं और जो पैसा भी कमाना चाहते हैं, कोई एक ऐसा उपाय, रामबाण कोई उपाय है
सभी सभी लोगों के लिए, जो सभी कर सके? हाँ, इसमें कर्महीनता का मैं एक उपाय जो कालपुरुष की राशि से हम कर सकते हैं। कालपुरुष की राशि में जो मंगल ग्रह हैं वो उच्च के होते हैं। आपने खेजड़ी का पेड़ सुना होगा। हम्म। खेजड़ी का पेड़, जब शम्मी का पेड़ बड़ा हो जाता है तो खेजड़ी का पेड़ बन जाता है। तो आप 4 किलो गुड़ और 1 किलो मसूर की दाल लीजिए। इन दोनों को लाल कपड़े में बांध कर आप खेजड़ी के पेड़ के पास में रख दीजिए। तो बिना कुंडली देखे यह उपाय इसे कोई भी कर सकता है। इसे कर्महीनता का जो योग है इसे टलने के प्रबल योग बन जाते हैं। यदि आप ऐसा करके देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि यदि आपका किसी का भी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके काम नहीं बन रहे हो तो उनके काम बनने लग जाएंगे और उनका काम भी चलना शुरू हो जाएगा। 4 किलो गुड़, 1 किलो मैसूर की दाल को लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर, वो गुड़ और मैसूर की दाल अब दिखना नहीं चाहिए। अच्छा। तो आप किसी भी खेजड़ी के पेड़ के पास में रख दीजिए। और खेजड़ी का पेड़ नहीं हो तो बड़ का पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे भी आप रख के आ सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमसे तो ये सब उपाय वगैरह हो नहीं पाते, हम तो बस भगवान की पूजा कर लेंगे और जो होना होगा किस्मत में वो हो जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बात बताइए कि हम अक्सर लोग मेरे पास भी आते हैं कि आचार्य जी बस एक उपाय बता दीजिए, आप तो हमें करोड़पति बना दीजिए। अभी आप देखिए कि आपको पार्टी और फंक्शन में बुलाना हो, यहाँ से अभी कॉकटेल पार्टी करनी हो किसी को, तो 100 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। आपके यहाँ पे कहीं खाना खाना जाना हो तो 200 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। और अभी एक बार कह दीजिए कि आप ये उपाय करना हो तो उपाय नहीं होता। अरे दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये आपको सोशल काम करना है, ये आपकी जिम्मेवारी आपकी कुंडली को देखकर आपकी लगाई गई है। यदि आप अपनी कुंडली में 4 प्रकार की राशियां हैं, जिसे कहा गया है धर्म के भाव, कि आपको अपनी लाइफ का 25% हिस्सा धर्म के कार्यों में लगाना है। अर्थ कि 25% हिस्सा आपको पैसा कमाने में लगाना है, 25% हिस्सा आपको इच्छा पूर्ति में, आप डांस करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, खाना खाने जाएं, वहाँ लगाना है। और 25% हिस्सा आपको समाज सेवा को में लगाना है। आज देखिए ना, हम सब लोग इच्छा पूर्ति के काम में तो बढ़ गए हैं, हमने उसको तो 50% 60% कर दिया है। और जो धर्म के कार्य हैं और जो मोक्ष यानी कि समाज सेवा के कार्य हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो परेशानियां तो बढ़ेंगी दोस्तों। ये ध्यान रखिए, जो उपाय हम एस्ट्रोलॉजी में आपको बता रहे हैं, चींटियों को खाना खिलाना, गौ माता को ये खिलाना, जल में ये प्रवाह करना, जो आपकी कुंडली को देखकर आपके परफेक्टली आपके ही उपाय होंगे, वो आप करेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप लोगों के चक्करों में आते रहिए। ऐसे तो 1000 रुपये रोज ही आपको लोग बता रहे हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। दोस्तों, उपाय आपकी कुंडली से देखकर आपके लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो आपकी समस्या को देखकर बताए जाते हैं और वो आपको करने ही पड़ेंगे। जी। और एक सोशल मीडिया पर एक मीम बहुत वायरल हो रहा है सर, उस पर आना चाहूंगी। 2025 को देखने के बाद इस तरह का एक मीम है कि अब 2026 में कोई कमबैक की बात नहीं कर रहा है, बहुत डरे हुए हैं 2025 से लोग। जी, जी। देखिए, 2025 को पहली बात तो वो आपको डरा चला के बताया गया है। ये जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएँ हर साल आती रही हैं और ये आती रहेंगी। इसमें लेकिन 2025 से कंपैरेटिवली कम समस्या वाला रहेगा। न्यूमरोलॉजिकली इसे सूर्य का साल भी कहा गया है और ये 2 चंद्रमा और 1 शुक्र से मिलकर बना गया है। मैं आपको ये बात बता दूं कि सभी को ये 2026 में खुश हो जाइए, क्योंकि इस साल आप अपने घर में, अपनी गाड़ी में बहुत पैसा खर्चा करेंगे। लोग घर का इंटीरियर अच्छा करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, अपनी गाड़ी नहीं ली, क्योंकि इस साल गुरु महाराज जी अपनी उच्च की राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके साथ में सुख, घर का सुख, घर, नया गाड़ी। और जिनके पास 2 BHK घर है उनको 3 BHK मिलेगा, और जिनके पास 3 BHK उनको 4 BHK या 5 BHK घर मिलने के योग इस साल 2026 आपके लिए लेकर आ रहा है। तरक्की वाला साल होने वाला है। बिल्कुल तरक्की वाला साल होगा 2026। और इस साल आप खूब एंजॉय करेंगे। और शादी जो लोग करना चाहते हैं या ब्रेकअप इस तरह की बातें भी आती हैं। शादी ब्रेकअप के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आप सावधान हो जाइए, क्योंकि केतु महाराज जी अभी सिंह की राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी लंबे समय तक करीब 8 से 10 महीने और गोचर करेंगे। सिंह की राशि जिसे लव एंड रिलेशनशिप की राशि कहा जाता है, जिसे प्यार की राशि कहा जाता है। प्यार की राशि में केतु महाराज जी जब गोचर करते हैं तो केतु क्या बोलते हैं, राहु का मतलब है झूठ और केतु का मतलब है सच। तो जब केतु महाराज जी सिंह की राशि में, प्यार की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब यदि आपका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या मित्र के साथ अलावा या अपने पति या पत्नी के अलावा कहीं और बात चल रही है, तो अब आप पकड़े जाएंगे। अच्छा।
यस, तो अभी एक्सपोज होने वाले हैं। एक्सपोज होने वाला है। आप कहीं गलती से हम आपका मोबाइल पे मैसेज पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप अच्छा। पे बात करते हुए पकड़े जाएंगे, क्योंकि केतु जब भी सिंह की राशि से गोचर करता है तो जातक हकीकत उसके सामने आ जाती है। तो ये सच्चाई मांगता है, ये सच्चा प्रेम मांगता है। केतु कहता है कि आप सच्चाई से काम करेंगे तो मैं आपके साथ में हूँ, आप बनावटी बातें करेंगे तो मैं आपको सजा दूंगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आपको ये भी हो सकता है कि इस साल अपने जो केतु यहाँ पर किसकी राशि में गोचर कर रहा है, सिंह की राशि में। जी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने प्रेमी और प्रेमिका को जब वो लोग किसी और के साथ में देखेंगे तो उनका मर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। तो ऐसी घटनाएं भी आप इस साल होते हुए देखेंगे, क्योंकि उनसे वो सहन नहीं किया जाएगा। ऐसा उनकी आंखों के सामने जब वो ऐसा कुछ होगा तो वो लाइव मर्डर की बातें भी आपको देखने को मिल सकती है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो मर्डर जो अब इस साल ड्रम से हुआ था, इस साल वो तीखे हथियार। धारदार हथियारों से होगा। जी, तो फिर कुंडली का इसमें क्या मतलब चीज़ होती है कि कुंडली मैच नहीं हो रही है या खराब कुंडली अगर मिला दी गई, उन लोगों की शादी कर दी गई तो शादी खराब हो जाती है? देखिए, कुंडली मैच मेकिंग एक अलग एक साइंस है। अभी तक आप देखेंगे कुंडली में हम सिर्फ गुणों के विचार पे देखते हैं, जबकि गुण 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें 36 में से 20 गुणों पे विचार किया जाता है कि 36 में से 20 गुण जातक के मिलने चाहिए। 20 लेकिन मिलने गुण चाहिए, उससे कम है तो फिर शादी अच्छी शादी नहीं मानी अच्छी जाती नहीं वो। मानी जाती। लेकिन मैं उसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि गुणों के अलावा हमें भाव मिलान पर भी विचार किया जाता है। भाव मिलान का एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक जातक की लड़की मांगलिक है और लड़का भी मांगलिक है, तो उनकी शादी इसलिए कराई जाती है कि मांगलिक का मतलब है कि उग्र नेचर, हुँ। उग्रवादी नेचर, कि जातक की कुंडली में यदि मंगल नीच के होकर बैठे हैं या चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हैं और लड़के की कुंडली में भी मंगल मांगलिक हैं, तो दोनों जहर को जहर काट देता है। अच्छा। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 7वें भाव में यदि किसी का मंगल शनि बैठा हुआ है और लड़के की कुंडली में भी 7वें भाव में यदि सूर्य शनि बैठा हुआ है, तो 2 क्रूर ग्रह यदि दोनों की कुंडली में साथ में बैठ जाते हैं तो जातक की लाइफ अच्छी चलती रहती है। तो ये कुंडली को पढ़ना आपको आना चाहिए। लोग कहेंगे 7वें भाव में तेरे 2 क्रूर ग्रह बैठे, आपकी शादी नहीं चलेगी। तो 2 क्रूर ग्रह यदि आपके 7वें भाव में बैठे हैं तो सामने वाले की कुंडली में भी 2 क्रूर ग्रह बैठे होने चाहिए। तो मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी करनी ही नहीं चाहिए या ऐसे उपाय करके शादी की जा सकती हाँ, है? देखिए ऐसा नहीं है कि मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी नहीं करनी चाहिए। लोग आपको डरा देते हैं कि आपको थ्रेट हो जाएगा। थ्रेट नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है कि जो मांगलिक होता है उन्हें सबसे गुस्सा ज़्यादा आता है। और जैसे मान लीजिए एक उग्रवादी की शादी उदारवादी से करा दी जाए, इसको यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि जो एक लड़ने झगड़ने वाला आदमी है और उसकी शादी आप एक नॉर्मल व्यक्ति से करा देंगे तो वो हर बात पे सामने वाले से झगड़ा करेगा। अब जैसे आपके पास ही परमाणु बम है और मेरे पास ही परमाणु बम है, तो ना तो मैं आप पे हमला करूंगा ना आप मेरे पे हमला करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने चला दिया तो आप मेरे पे भी चला सकते हैं। तो बेसिकली इसका एक यही कंसेप्ट है कि गुस्से वाले व्यक्ति की शादी गुस्से वाले व्यक्ति से करवा दो, ताकि सामने वाले पे गुस्सा करने से पहले सोचे। अच्छा। तो बेसिकली इसका ये, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के दबाव में रहेंगे। दबाव में रहेंगे तो बेसिकली तो इसमें एक मांगलिक के अलावा भी क्रूर ग्रहों का और पापी ग्रहों का भी यहाँ पर विचार किया जाता है कि 7वें ग्रह में मंगल के अलावा, जैसे मंगल अब 8वें घर में बैठा है और 7वें घर में 2 पापी ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं और दूसरे के में सौम्य ग्रह बैठे हैं, तो भी शादी नहीं चलेगी। तो देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण ये भी होते हैं कुंडलियों जी। में, तो ऐसा भी कहा जाता है कि देवगण वाले की देवगण या मनुष्यगण वाले से होनी चाहिए, राक्षसगण वाले से नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी बात इसको सच माना? देखिए, इसको इस प्रकार से मान लीजिए कि ये आपस में विचारों की सहभागिता है। जैसे आपका देवगण वाले व्यक्ति का यदि राक्षसगण वाले व्यक्ति के साथ में शादी करवा दी जाए तो एक के तो देवगण यानी कि भगवान को मानने वाला होगा और दूसरा व्यक्ति के अंदर येन केन प्रकरण सारे काम करने के गुण होंगे। देवी के व्यक्ति वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचेगा कि मैं राम की नेचर का हूँ, और जो राक्षस वाला ये सोचेगा कि मुझे तो ये काम कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके निकाल लेना है। वो गुण होते हैं हाँ मतलब एक्चुअल में, वो है ना? गुण होते हैं। तो इसलिए देव गुण वाले व्यक्ति की राक्षस गुण वाले से शादी नहीं की जाती। देव गुण से मनुष्य गुण से करा सकते हैं, मनुष्य गुण की राक्षस गुण से करा सकते हैं, लेकिन देवगण की राक्षस गुण से शादी नहीं करा जाती। वो प्रॉब्लम करेगी वो अगर प्रॉब्लम वो करता होती है। तो। जी। जी। सर, एक और सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि हम गलत समय पर सही इंसान से मिलते हैं, ऐसा है? यही तो ग्रह है और यही आपकी कुंडली है।
एस्ट्रोलॉजी आपको यही बताती है कि अभी आपकी लाइफ में एक सही व्यक्ति आ सकता है या अभी आपकी लाइफ में एक गलत व्यक्ति भी आके आपको हमें धोखा कैसे ये देके पता चलेगा लेकिन? हमें मतलब इसके लिए कोई हमारी लाइफ में आया है तो हमें पहले अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जानी पड़ेगी कि बताइए कौन सा सही है या व्यक्ति सही है, समय सही है, सब पूछना पड़ेगा। देखिए पहले इसमें ये एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस की तरह काम करते, कोच की तरह काम करते। जब भी 5वें घर के ऊपर से गुरु ग्रह का गोचर होता है तो इसका मतलब है कि आपको आपकी लाइफ में प्यार या रिलेशनशिप अब आपकी लाइफ में होने वाला है। और यदि गुरु ग्रह आपके चौथे घर में गोचर कर जाएं तो इसका मतलब है कि कोई भी लव पार्टनर या पार्टनर आपके लाइफ से अब दूर जाने वाला है। तो ऐसा आपके गोचर होता है। लेकिन यदि गुरु के साथ में राहु भी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, शनि भी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में जो व्यक्ति आएगा वो आपके साथ में धोखा करके जाएगा, वो आपका चैन सब कुछ लेकर जाएगा। और यदि यहीं पर आपके गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह आपके पास गोचर करते हैं तो वो आएंगे भी और आपको सच्चा प्यार भी देके जाएंगे, आपके साथ में केयरिंग और शेयरिंग भी करके जाएंगे। तो ये ग्रहों का एक गोचर है, ग्रहों का प्रभाव है जो आपकी दशा, अंतर्दशा और गोचर को देखकर आपको बताया जा सकता है। और 2 लोग कार्मिक होते हैं कि शादी तय थी, ब्रेकअप भी तय था, ये ऐसा होता बिल्कुल है? ब्रेकअप। देखिए मैं आपको ये भी तक बता दूंगा कि आपका 5वां हाउस या 7वां हाउस देख के कि आपके कितने अफेयर रह सकते हैं। अभी आपका जो जिसके साथ में करंट अफेयर चल रहा है उसकी हाइट कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा, या शादी के बाद में आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, शादी कितना टाइम चलेगी, शादी किस दिशा में होगी, यह भी हम 7वें घर को देखकर बताया जा सकता है। यदि आपके 5वें घर का संबंध 8वें घर से ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ में ब्रेकअप ज़्यादा होंगे। और यदि 5वें घर का संबंध 7वें घर से बनता है तो इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में स्थायित्व होगा। और यदि 5वें और 7वें दोनों घरों का संबंध 6ठे घर से बन जाएगा तो आपका पार्टनर अब आपको बिना बताए छोड़कर चला जाएगा। और जो आप मारने की बात कर रहे हैं ना कि क्यों मेरा पार्टनर हम पे अटैक कर देता है, कौन सा पार्टनर हम पर ब्लैक मैजिक कर देता है, तो इसमें ऐसा बोला गया कि 7वें घर का संबंध यदि राहु के साथ में, शनि के साथ में हो जाए और 7वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, 7वें का अष्टम यानी कि दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, तो आपका पार्टनर आपको मारने की के बारे में सोच सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा सकता है, आपको आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी कराने के बारे में सोच सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। इसमें एक बुक आती है दाम्पत्य सुख के नाम से, उसमें इसके बारे में पूरा लिखा गया है। सर ब्लैक मैजिक कितना पावरफुल हो सकता है? ब्लैक मैजिक की आपने बात की और काफ़ी हम जो है वीडियोस, मीम्स वगैरह भी इस पर बहुत देखने को मिलते हैं, तो कितना ये पावरफुल है? देखिए यदि इस दुनिया में देवता हैं तो दुनिया में असुर भी हैं, यदि दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं तो दुनिया में बुरी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो ये माने जितना मेल हैं उतने ही यहाँ पर फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी क्रियाएं हैं तो ये 50-50% दोनों चीज़ें बराबर काम करती हैं। किसी पर भी ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बात तो इस दुनिया में आज की दुनिया की मैं बात करूं तो ब्लैक मैजिक करने वाले या तंत्र करने वाले अघोर इस दुनिया में अब रही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो तंत्र जानते थे उन्होंने अपनी विद्या को आगे पास ऑन नहीं किया। ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मेरे गुरु हैं वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में 90% लोग अपने आप को तांत्रिक या बड़ी बड़ी अलग अलग वेशभूषाएं बना कर आते हैं। तो कभी आप उनसे पहले पूछिए तो सही कि आपने तंत्र कहाँ से सीखा है। मैं अपने गुरु का नाम बताता हूँ कि मेरे गुरु जी भारत सरकार से तंत्र में सबसे बड़े भारत के मार्कंडे हैं। धनराज मिश्र उनका नाम है। आप बताइए कि आपके गुरु का नाम क्या है? आप तंत्र की बातें करते हैं। तंत्र करना, शमशान में जाके बैठना 3 बजे रात को 12 बजे और हम अमावस्या वहाँ पे जाके बैठना, देखिए ना कि लोगों की तो हालत ख़राब हो जाएगी। और जितनी फीमेल्स ये कहती हैं कि हम लोग तांत्रिक हैं, अरे भैया आप खुले बालों से कैसे तंत्र, पहले तो तंत्र आपको ही नहीं छोड़ेगा। आप समझ सकती हैं। तो तंत्र कोई कपड़े पहनने से कोई तांत्रिक नहीं हो जाता। तंत्र की एक विद्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप बुलाते हैं ना सभी लोगों को कि ये कांग्रेस पार्टी का, ये बीजेपी पार्टी का, सभी का लाइव डिबेट कराते हैं, तो क्या कभी आपने एस्ट्रोलॉजी की डिबेट कराई है? तो आप ऐसा एक कल्चर शुरू कीजिए जी। आप ऐसा एक माहौल शुरू कीजिए कि जहाँ पर जो लोग दावे करते हैं उन्होंने कैसे दावा किया, उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा, 2 लोगों को बिठाइए, लाइव डिबेट कीजिए, आपको भी पता लग जाएगा कि किस में कितना पानी है और किस में कितना दम है। होना ना होना बहुत सारी बातें भविष्य पर डिपेंड करती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक सार्थक शुरुआत इस भारत में होनी चाहिए कि जो लोग
यूट्यूब पर आकर, सोशल मीडिया पे आकर कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनके पीछे क्या तथ्य है, वे आकर उसको साक्ष्य से प्रमाण करें। ब्लैक मैजिक बहुत डराता भी है लोगों को, तो किन लोगों को डरना चाहिए और किन को नहीं डरना चाहिए? देखिए, जिनका भी राहु अष्टम में हो और राहु द्वादश में हो, या राहु वृश्चिक राशि में हो, या राहु मीन की राशि में हो, तो ऐसे लोगों पर नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जल्दी होने का असर करती हैं। और राहु चंद्रमा के साथ भी बैठे हों या चंद्रमा शनि के साथ में बैठे हों, तो ऐसे लोगों पे ना जो गलत क्रियाएं हैं वो जल्दी इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। चंद्रमा आपके मन का कारक भी है, और जब चंद्रमा पूरी तरीके से क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्रियाएं या नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होने का असर होता है, या होती भी हैं और उसका इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर ज़्यादा आता है। आपके पास कोई ऐसा केस आया ब्लैक मैजिक वाला जो आपने देखा हो देखिए, कि तो ये तो मैं एक बताऊँ, महीने के अंदर 20 से 25 केस मेरे पास ऐसे आ ब्लैक जाते मैजिक वाले? ब्लैक मैजिक वाले आ जाते हैं। तो मैं ब्लैक मैजिक करने पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक को काटने में ही विश्वास करता हूँ। अभी हाल ही में एक हमारे पास बहुत बड़ा केस आया था। एक बच्ची जो हर 1 घंटे में उसको मूर्छा आ जाती है, तो उनके परिवार में पहले किसी उन्हीं के परिवार के अंदर किसी के अंदर पूर्वजों के द्वारा किसी देवता को सिद्ध किया था, अच्छा, लेकिन वो एनर्जीज उन्हीं के घर पर रह गई थी। अच्छा। तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के वो चक्कर उन्होंने लगाए, और जाने में कितने ही उपाय उन्होंने किए। तो फिर हमने उनके घर का विजिट किया, तो देखा, तो हमें मालूम चला कि वो एनर्जीज को उन्हीं के घर के अंदर पाया गया। तो हमने एनर्जी से बात की, तो हमें पता लगा कि वो एनर्जी कहती कि मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तो एक्चुअली बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी पितृ शांति कराते हैं, आपने सुना होगा, ऐसे मातृ शांति होती है, ऐसे भाई की शांति, भूमि की शांति होती है, तो ऐसे प्रेत आत्मा की भी शांति कराई जाती है। तो प्रेत को उसकी मतलब गति नहीं हुई है, तो मतलब उसका एक लोक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक अनवांटेड व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पर बैठकर क्या करेगा? यहाँ पे बैठ के परेशान ही करेगा, या वो ऐसी बातें करेगा जिससे आप भी डिस्टर्ब होंगे, जिससे यहाँ पर जो लोग काम करें वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इनको जब तक उनके काम में नहीं लगा दिया जाएगा, यहाँ पर इन लोगों को उनके घर पे या उनकी जगह पर नहीं पहुँचा दिया जाएगा, तब तक आपकी समस्या हल नहीं होगी। तो कभी कभी उन्हें प्यार से भी भगाया जाता है, या कभी कभी उन्हें प्यार से भी कहा जाता है, और कभी कभी डंडों से भी उन्हें घर से निकाला जाता है। कठोरता कब दिखानी पड़ती है? जब वो व्यक्ति प्यार से नहीं माने, तो पहले प्यार से उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, पहले आते ही उनसे कठोरता से नहीं किया जाता है, वो आप पर भी अटैक कर देते हैं। तो पहले उनसे प्यार से विनम्र अपील की जाती है, नहीं माना तो फिर उन्हें कठोरता से वहाँ से भगाया जाता है। तो उसके लिए आपको भी अंदर से उतना परिपक्व तैयार होना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी से लड़ने जा रहे हैं तो हथियार आपके पास नहीं है, उससे बड़ा हथियार सामने वाले के पास भी हो सकता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक हमारे आजकल के बच्चे हैं, वो किसी और की बातों में आने लग गए हैं। तो हम नहीं चाहते, कि हमें मालूम है कि वो बच्चा जो कि जिससे बात कर रहा है वो इस बच्चे के लिए सर्वथा उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसने सामने वाले ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो सम टाइम हम इसमें, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी की पति या पत्नी ना चाहते हुए भी किसी और की बातों में आकर हमारे अपने ही परिवार को खराब कर रही है, तो तब एक अच्छा वशीकरण हम इस तरीके से किया जाता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुछ विधियां बताई गई हैं, जिसे उच्चाटन, वशीकरण, मारन के नाम से जाना जाता है, कि हम एक इस तरीके से करते हैं कि सामने वाले का माइंड जो वॉश हो चुका है वो कहीं ना कहीं वापस उसको रिफ्रेश कर सके। तो उसमें मतलब माइंड जो ब्रेन वॉश जो किया जा चुका है उसको क्लीन किया जाता है, या फिर अपने हिसाब से उसे फिर चलाया जाता है? नहीं, उसको क्लीन किया जाता है, ताकि फिर उसको सच्चाई आईना दिखाया जाता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ताकि उसको खुद को रियलाइज़ हो सके। यदि आप किसी गलत आदमी को गाइड भी करने की कोशिश करेंगे ना, तो वह कभी किसी की बात उस समय सुनता नहीं है, क्योंकि वो जो उसका माइंड क्या हो चुका है, पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। सामने वाले का माइंड से ही वह अपना माइंड काम कर रहा है। तो इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी में ऐसी विधियाँ हैं, तो इसमें भी हमारा भी जो सक्सेसफुल रेट है वो 90% से ऊपर नहीं है। 10% केस हम भी सक्सेस नहीं हो पाते। और
किसी को अगर इस तरह के ब्लैक मैजिक का या वशीकरण का डर हो तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे एक तो मैं आपको उपाय तो अभी आपको बता देता हूँ। यदि किसी के बच्चा या कोई वाइफ़ यदि किसी और कामों में उलझी हुई हैं, तो आप लोहे की छड़ लीजिए। लोहा जिसे शनि से देखा जाता है। हुँ, लोहे की छड़ को अपने घर के चूल्हे में गर्म कीजिए पूरे अच्छे से, जब तक वो लाल नहीं हो जाए। और अपने पास में पानी का कंटेनर रखें, पानी का एक जग रखें। तो जब वो लाल छड़ी गर्म हो जाए तो उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद जब वो लोहे की छड़ ठंडी हो जाए तो उस पानी से सामने वाले का फेस धुलवा दीजिए। अच्छा। ऐसा मैंने क्यों उपाय बताया, और ऐसा लगातार आपको 3 दिन या 7 दिन करना है। देखिए, चंद्रमा को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर क्या है, घमंड है कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। हुँ, और वशीकरण या जो सामने वाले के ऊपर जैसे कहते हैं माइंड को कैच करना, माइंड के ऊपर कब्जा करना, ये चंद्रमा कमज़ोर से होता है। अच्छा। चंद्रमा का जो घमंड तोड़ा था वो शनि महाराज जी ने तोड़ा था। आप देखो अच्छा। चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहण हुँ, लगा हुआ है, हुँ, चंद्रमा के ऊपर जो दाग लगा हुआ है, दाग किसने लगाया है? शनि महाराज जी ने लगाया है। तो जो लोहा है वो शनि है। तो लोहे को हमने गर्म करके चंद्रमा के अंदर डाला। तो अच्छा। हमने उस सामने वाले का जो माइंड, ब्रेन जो जिसके अंदर चंद्रमा है, उसको तोड़ने के लिए शनि की सहायता ली। तो जब लोहे को गर्म करके उसके अंदर डाला तो अब चंद्रमा के अंदर, पानी के अंदर शनि का प्रभाव आ गया। उस अच्छा। पानी से हमने सामने वाले का फेस को धुलवाया। तो ऐसा लगातार 7-8 दिन करने से, और कई बार बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो 21 दिन भी किया जाता है। और इसमें बहुत से बार एक कौवा के पंख भी हुँ, दिए जाते हैं। कौवे के पंख को पानी में डुबो कर रखा जाता है और फिर इसकी एक मंत्रों से प्रक्रिया की जाती है, तो उससे भी सामने वाले का फेस धुलवाया जाता है। तो शनि के माध्यम से हम सामने वाले से ये ब्लैक मैजिक की चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये जी। एक उपाय का एक मैंने बेसिक आपको उपाय बताया तो जिसे कोई इससे भी कर जो सकता भी है। वशीकरण अगर किसी पे किया गया होगा तो वो ठीक हो जाएगा। हल्का-फुल्का वशीकरण होगा तो वो ठीक हो सकता है। अच्छा, और शनि की अगर आपने बात की है तो उसी पर एक सवाल और है कि शनि से लोग बहुत डरते हैं, शनि ग्रह से, तो डरना चाहिए या नहीं डरना नहीं चाहिए? डरना चाहिए। शनि महाराज जी 9 ग्रहों में से एकमात्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका दिल सबसे बढ़िया है। यदि दरिया दिल की मैं बात करता हूँ, लुटाने वाला यदि कोई ग्रह है तो उनमें शनि महाराज जी एक ग्रह हैं जो हमेशा सामने वालों के ऊपर अपने आप को लुटाने की प्रवृत्ति से आते हैं। उनका काम, शनि महाराज का काम कहीं पर भी लेने का काम कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि डिले जो होते हैं हमारे जीवन में वो उसी ग्रह की वजह से होते देखिए, हैं। शनि ग्रह एक स्लो प्लेनेट है, जो कर्मों के देवता हैं। जो आपने जो काम किए हैं वही आपको लौटा के आपको वापस देने का जो काम करते हैं वो शनि महाराज जी काम करते हैं। यदि काम आपके समय पे नहीं हो रहे हैं, काम आपके डिले हो रहे हैं, आपके ही काम करने वाले लोग आपके खिलाफ होकर खड़े हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं शनि देवता अब आपके फ़ेवर में नहीं है। तो आपको पहले शनि महाराज जी से माफ़ी माँगनी पड़ेगी। शनि महाराज जी से कहना पड़ेगा, हे देवता, गलती को माफ़ करो, जाने-जाने में भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो शनि महाराज जी नाराज़ भी जल्दी होते हैं और शनि महाराज जी प्रसन्न मानते भी भी जल्दी। जल्दी होते हैं। तो मैं इनमें आपको एक और बताता हूँ। इसमें ना काले देवता और गोरे देवता की मैं बात बताता हूँ। जैसे शनि महाराज जी हैं, राहु जी हैं, काली माता जी हैं, भैरव जी हैं। तो ये देवता ऐसे हैं जो मानते भी जल्दी हैं और और नाराज़ क्रोधित भी जल्दी हो जल्दी जाते होते हैं। हैं। जी। इनका दिल बहुत बड़ा है, जब देने पर आते हैं तो बहुत जल्दी देते हैं और नाराज़ होते हैं तो भी जल्दी होते हैं। न्याय का देवता भी उन्हें कहा न्याय का जाता है। देवता भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि हम तो कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे कि ऐसा लगे कि हमने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ हो देखिए, रही है। ये क्या, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कर्म जो आपके पिछले जन्म से आप लेकर साथ में, प्रारब्ध जो प्रारब्ध जिसे कहा जाता है। दूसरा है संचित कर्म, जो अभी अब तक आपने पिछले लाइफ को 20 से 25 साल जिया है। और है क्रियान्वयन कर्म, जो अभी आप वर्तमान में कर्म कर रहे हैं। और आपको नहीं मालूम है कि पूर्व जन्म में आपने क्या कर्म किए हैं, या पिछले 25 सालों में तो आपने, हो सकता हो, जाने-जाने में गलत काम कर दिए हों और जिसका फल आपको भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब आप एक सही राह पर चल पड़े हैं। तो अब ये क्रियान्वयन कर्म है जिसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो आपके जो प्रारब्ध हैं और आपके जो संचित कर्म हैं उनका जो फल है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ बताया गया है कि प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए कि आपको कौन से देवता के पास जाएँ। अब गलती हो गई, पूर्व जन्म में हो गई, अब ये जन्म आपने दोबारा ले लिया, तो अब कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि जहाँ पर हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि आपने कर्म कर दिए तो अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं।
आप अपने पापों से क्षमा मुक्ति कर सकते हैं। करना नहीं करना ये ऊपर वाले के हाथ में है। और ऐसा भी कहा जाता है आचार्य जी कि सारे ग्रह जो है कुछ हमारे फेवर में होते हैं, कुछ हमारे फेवर में नहीं होते, लेकिन अगर आपको सबको बैलेंस करना है तो आप महादेव की शरण में चले जाइए। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि आपके 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए आप महादेव जी के पास चले जाइए। महादेव जिन्हें देवों का देव कहा जाता है, जो महादेव हैं। लेकिन अब उनके पास 140 करोड़ भारत के लोग और 800 करोड़ पूरे वर्ल्ड के लोग अब सभी के सभी महादेव के पास चले जाएँगे, तो वो कैसे सभी की समस्याओं का हल करेंगे? तो उन्होंने अपने ही कुछ अवतार लिए, जैसे भगवान विष्णु जी ने 24 अवतार लिए, भगवान शिव ने 12 अवतार लिए, ब्रह्मा जी ने तो 1 ही अवतार लिया। तो ऐसे ही इन्हीं देवताओं ने अपने-अपने कुछ अवतार लिए हैं। तो उनकी ड्यूटी लगाई है कि आप इनको ये सँभालिए, अब मैं दूसरे कामों में लगा हुआ हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम आपस में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक जातक के काम है कि वो कैमरा देखेगा, एक एडिट करेगा, जी। एक उसको जाके उसका कंटेंट राइटर लिखेगा। तो क्या सारे काम आप अकेले कर लेंगी क्या? बताइए मुझे। नहीं। तो तो मैं ये नहीं कहता कि लेकिन आपको भी मानना ज़रूरी है। तो भगवान महादेव को भी मानना ज़रूरी है। तो हमारी कुंडली में एक हमारे देवता हैं, जिन्हें अति मित्र देवता कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने ये कहा है कि आप उन देवता की संतान हैं। उसमें ये बताया गया कि आपका पशु कौन है, आपका पक्षी कौन है, आपका खाना क्या है, कौन-सा भोजन आपको आपका अति मित्र है। तो आप उस देवता के पास जाएँगे, तो वह देवता का काम है कि बाकी देवी देवताओं से आपका काम अपने आप वो करवा के ला के देगा। और 9 ग्रहों की मैं बात करूँ तो इसमें से 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु होते हैं और वो आपका कभी नहीं चाहते कि वो आपका काम बने। और 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि आपका काम बने। और 3 न्यूट्रल होते हैं। तो जो ग्रह हैवी होते हैं, हावी होते हैं आपके ऊपर, वो उनके साथ में चले जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कुंडली के अकॉर्डिंग कि वो कौन से आपके फेवर में है, कौन से आपके फेवर में नहीं है। ठीक है। और एक और सवाल ये कि ज्योतिष को लेकर इंडिया में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? इंडिया में ज्योतिष को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी यूथ के द्वारा फैलाई जा रही है कि ज्योतिष को एक आगे कि मैंने बोला कि आप इस उपाय को कीजिए और आपका ये काम हो सकता है। पहली तो ज्योतिष का जो हम ज्योतिषों के द्वारा ही एक दूसरे की टांग को खींचना है। दूसरा, जितने भी कथावाचक हैं वो बोल रहे हैं कि ज्योतिष काम नहीं करता है। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष काम नहीं करता है तो आप कैसे पता लगा रहे हैं कि आज की तिथि क्या है? वेदों का नेत्र किसे कहा गया है? ज्योतिष को देवताओं का नेत्र कहा गया है। सभी लोग हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के पास जो 8 सिद्धियां हैं उनमें से एक सिद्धि ज्योतिष की भी है। भगवान श्री राम ने अपना जब नामकरण किया तो उस समय व्यास ऋषि के द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी का जो नामकरण किया गया वो गर्ग ऋषि के द्वारा किया गया। उन्होंने जब ज्योतिषीय सहायता ली, फिर आप और मैं हम क्या चीज़ हैं? ये तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कहीं ना कहीं मुगल लोगों का। उन्होंने हम पे आक्रमण तो किया लेकिन वो हमारे शास्त्र उठा के लेके चले गए और वो शास्त्र पूरे वर्ल्ड में फैल गए। नहीं तो ज्योतिष तक तो हम आम जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ज्योतिष को देवताओं और राजा महाराजों तक ही सीमित रखा गया था। जनता का तो क्या बोला गया था कि आप तो काम करो और अपना काम में लगो। तो ज्योतिष हमारा नेत्र है। ज्योतिष हमें ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या दान करना है, क्या आपको पहनना है। हो सकता है कि आपने काले कपड़े आपके लिए लक्की हो सकता है काले कपड़े आपके लिए अनलक्की हो सकता है कि लोहा आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है लोहे का काम आपके लिए अच्छा नहीं हो। तो ज्योतिष तो कोचिंग का काम करता है, ये कोई किसी भी तरीके का पाखंड नहीं है। आज हम यदि पॉडकास्ट जब ये कर रहे हैं तो बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन वेडनेसडे का डे है, तो नेक्स्ट डे गुरुवार आएगा। ये आपको कैसे पता लगा? ये ज्योतिष ने बताया कि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य को सबसे पहली जो होरा मिलती है वह वेडनेसडे के बाद, बुधवार के बाद गुरु की होरा मिलती है। तो उस दिन का स्वामी गुरुवार होता है, यानी कि गुरु महाराज जी होते हैं। तो ये सब ज्योतिष की गणना है। कैसे पता लगेगा आपको दीपावली आ रही है, होली आ रही है? बताइए ना। जो लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, तो बताओ आप मुझे बताइए कि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते तो आप होली दीपावली कैसे निकालते हैं? जी, आप मुझे बताइए। कोई भी एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ज्योतिष को नहीं मानते वो आप मुहूर्त कैसे निकालते हैं, विवाह कैसे करते हैं, आप बताइए। आपके पास कोई विधि है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको फॉलो कर लूँगा, नहीं तो आप ज्योतिष को फॉलो कर लीजिए। जी। अच्छा, आजकल एआई एप्स भी बहुत सारी चल रही है एस्ट्रोलॉजी वाली, तो उन पर कितना विश्वास करना चाहिए? बहुत प्रचलन में आजकल। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एआई, गूगल, इनका कुछ खुद का स्वयं का कुछ भी दिमाग नहीं है। एआई में, गूगल में आप जो डालेंगे वही आपको आने को मिलेगा।
तो मैं एआई पे और या गूगल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब इतना बड़ा ज्ञान हो चुका है, तो हमें कहीं न कहीं इन टेक्नोलॉजी को अपने साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन एआई और गूगल पे हम अंधविश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही बताएगा जो किसी ने इसके अंदर कहीं न कहीं इनपुट इसको दिया है। यदि इनपुट नहीं दिया होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और यदि गलती से किसी ने गलत जानकारी दे दी और गलत जानकारी पढ़ के आपने उसको किया, विचार किया, तो कहीं न कहीं वो घातक भी हो सकता है। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, लेकिन इसका सही उपयोग हमें हमारी लाइफ में करना आना चाहिए। क्योंकि वो तो बहुत सारे उपाय भी बता रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो एआई एस्ट्रोलॉजी जो ऐप है उपाय भी बता रही है और काफ़ी सारी भविष्यवाणी भी करके दे रही है, स्टोन्स भी बता रहे हैं कि ये वाला पहनना चाहिए, ये वाला नहीं पहनना चाहिए, तो कितना ट्रस्टफुल है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी विद्वान ने यदि वह टूल बनाया है तो इसकी मदद ली जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वह जो एआई टूल या जो सॉफ्टवेयर है वह किसके द्वारा बनाया गया है, और उसके पीछे कि या कोई सामान्य प्रक्रिया तो नहीं यूज़ की गई है, या फिर ऐसे ही तो कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये देखना पड़ेगा। यदि किसी विद्वान के द्वारा, अच्छे विद्वान के द्वारा बनाया गया है, तो निश्चित ही हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, और ये कहीं न कहीं आने वाले समय में एक बहुत अच्छा टूल हमारे लिए बन सकता है। लेकिन हमें इसको ये देखना पड़ेगा कि वह टूल किसके द्वारा बनाया गया है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक 2-3 मैं विद्याओं का बात बताऊँगा। जैसे कि लाल किताब अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि लाल किताब बेसिकली कुशास्त्र नहीं है हमारे भारत के। देखिए, लाल किताब वाले क्या कहते हैं कि 11वें घर में जितने भाव होंगे, जितने ग्रह होंगे, वह जातक उतना ही फेल होगा, काम नहीं कर पाएगा, निष्क्रिय होगा, उसकी लाइफ में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये लाल किताब वाले समझदार हैं, या फिर रावण समझदार था। रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय, मेघनाथ के जन्म के समय 9 के 9 ग्रहों को बंदी बनाकर मेघनाथ की कुंडली के 11वें भाव में बिठा दिया था। अच्छा। तो ये जितने भी मेरे पास लाल किताब वाले इसको सुन रहे हैं, जो लाल किताब करते हैं, मेरी इस बात का आंसर दीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या तो मेरी बात का खंडन कीजिए, या फिर आपकी लाल किताब के कौन से, आप जो तिथि को नहीं मानता, जो भावों में राशि को नहीं मानता, जो नक्षत्र को नहीं मानता, वो कैसे आपकी भविष्यवाणी कर रहे हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? दूसरा, जैसे आपने एआई की ये बात करी, भारत के अंदर जितने भी न्यूमोलॉजिस्ट हैं, न्यूमोलॉजिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यूमोलॉजी में देखिए कि लोशो ग्रिड चल रहा है, लेकिन आपने कभी देखा कि जो लोशो ग्रिड है ये किसने लिखा? लोशो ग्रिड चाइना में एक लोशु नाम के ऋषि, एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखते समय चाइना की जियोग्राफी को ध्यान में रखा। चाइना एक मात्र कंट्री ऐसा है जो साउथ को अपना हेड मानता है, और भारत अपना हेड किसको मानता है? नॉर्थ को। तो वो लोशो के नाम पे लागू ही नहीं होता है। हमारे पे तो इंडिया का न्यूमरोस्कोप लागू होगा जिसमें नॉर्थ ऊपर होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये कभी लागू नहीं होगा। दूसरा, न्यूमरोलॉजी वाले क्या बोलते हैं? कुआं नंबर, बगुआ नंबर, पाकुआ नंबर। अरे भैया, ये तो उनकी साइंस है। आपने कभी किसी न्यूमरोलॉजी से पूछा है कि कुआं नंबर का मतलब क्या है? ये कुआं नंबर कैसे लागू होगा, कैसे निकलता कैसे है? और दूसरा, आज आपको एक और बात बताता हूँ। मैं इस विधि को समझने के लिए चाइना 7 दिन लगा कर आया हूँ जी। तो मैं चाइना गया, तो चाइना वालों ने मुझे बताया कि कुआं नंबर 1901 से लेकर 1999 तक ही ये फॉर्मूला था, जो अभी आपके इंडिया के लोग फॉलो कर रहे हैं। जबकि 2000 के बाद तो उनका कुआं निकालने का फॉर्मूला ही चेंज हो गया। वो सिर्फ कुआं कब तक निकलता था? 1 शताब्दी तक, 100 साल तक निकलता था। अब उसका मतलब ही, और हम भी देखो जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट इंडिया में, वही कुआं नंबर चलाए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है जो आपके माइंड प्रोग्राम कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, और इस साइंस से ही काम करती है। अच्छा, किस्मत को सच में बदला जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिलती है। देखिए, आपकी किस्मत खराब है, क्या आपने पहले किस्मत को जांचने की कोशिश की है? क्या आपने अपनी किस्मत का सीटी स्कैन कराया है? क्या आपने कभी एमआरआई कराई है अपनी? आपके बाद जब भी आप किसी डॉक्टर के तबीयत खराब हो जाती है, तुरंत सीटी स्कैन करा लेते हैं, तुरंत एमआरआई करा लेते हैं। तो अपने भाग्य को तो चेक कीजिए। यदि आपका भाग्य का स्वामी, फिर मैं कहता हूँ, भाग्यहीन आदमी कब होता है? जब भाग्य का स्वामी नीच का होकर, वध का होकर और अस्त का होकर बैठा हो, और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक भाग्यहीन होता है। तो जातक कहीं पे भी जाकर हाथ लगाए तो भाग्य उसका साथ नहीं देता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी है कि 9th हाउस जो भाग्य का हाउस है, उसका स्वामी भी 8वें घर में नीच का होकर और अस्त का होकर बैठ जाए, तभी भी जातक भाग्यहीन हो जाता है। भाग्य ऐसे आदमी का काम नहीं करता है। तो किस्मत कैसे बदली जाती है? जब भाग्य का जो तारा है,
भाग्य का जो ग्रह है, जो आपके भाग्य का स्वामी है, यदि आप उसके निमित्त वो उपाय करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो वही जो आपसे रूठा हुआ है वो सबसे पहले आपके फेवर में आकर खड़ा हो जाता है। किस्मत क्यों नहीं बदलती है, आप बताइए ना। किस्मत, ये जो लकीरें हैं, ये आदमी अपने मेहनत से, जब आदमी को लगता है कि आप उस व्यक्ति के पास जाके रोते हैं, तो भैया भगवान को भी आपको आना पड़ता है कि भगत भगवान भगत से है और भगत भगवान से है। यदि भगवान को कोई मानेगा ही नहीं, कोई उसकी तो भगवान की कौन वैल्यू करेगा, भगवान को कौन पूछेगा। तो भगवान को भी तो भक्तों की जरूरत है, आप बताइए जी। तो ऐसे भगवान को कौन पूछेगा यदि कोई उसको मनाएगा ही नहीं। तो भैया भगवान भक्तों से है और भगत भगवान से। तो देखिए, अब आने वाला साल 2026, उसे लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। मैं आपसे हर एक मूलांक के लिए एक ऐसी चीज जानना चाहूंगी कि एक पॉजिटिव चीज कि वो अचीव करने वाले हैं, 1 से लेकर 9 तक जितने भी मूलांक है, कि 2026 उन्हें क्या देने वाला है, अगर एक लाइन में आप कहना चाहें। जी, सबसे पहले एक मूलांक की बात कर लेते हैं। तो एक मूलांक वालों के पास जो भी अभी इस साल की जो प्लानिंगें थी, वो आपकी अब पूरी होने वाली हैं। यदि आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, नया कोई काम शुरू करना है, तो 2026 आपके लिए आया है। तुरंत 1 जनवरी से नए काम को शुरू कर दीजिए। ये साल आपके लिए नया काम शुरू करने, नई उमंग और नई चीज़ें लेकर आने वाला है। मूलांक 2। मूलांक 2 वालों के लिए एसोसिएशन का साल रहेगा। यदि आप किसी के साथ अकेले काम शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ी समस्या आ सकती है। आप अपने साथ एक पार्टनर बनाइए, एक को एसोसिएट कीजिए, तभी आपके काम बनेंगे। 3 वालों के लिए थिंक टैंक का काम करेगा। आपके लिए एक अपने साथ में 1 मूलांक वालों को या अपने साथ में 3 मूलांक वालों को साथ में रखिए। और आप यदि इस साल आपकी दी हुई सलाह से कोई भी व्यक्ति राजा या मंत्री पद का हासिल भी मंत्री पद भी बन सकता है। यू आर ए किंग मेकर, ध्यान रखिए, आप 3 वाले हैं, आप किंग मेकर हैं। जितना लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाने के बजाय लोगों को आगे बढ़ाइए और अपने काम को होता हुआ देखिए। 4 वाले जुगाड़ू लोग होते हैं, इनको सब कुछ ये इनके प्रकरण करना आता है। इस साल थोड़ा सा इनके लिए समस्या रह सकती है क्योंकि इनके शत्रु का ये साल है। तो इस समय कहीं ना कहीं यदि वो गलत ट्रैप हो सकते हैं, गवर्नमेंट के गलत तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल भी रह सकता है। 5 वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं उनके लिए बुध आदित्य योग बनने जा रहा है और यह लोग उनके लिए यह साल उनके लिए हंसी मजाक वाला, घूमने फिरने वाला भी हो सकता है। और ऐसे लोग इस साल न्यू गेमिंग की ऐप भी बना सकते हैं। 6 वालों के लिए विलासिता का साल रहेगा। खूब नई अचीवमेंट करेंगे, नई गाड़ी, नया घर, नया ऑफिस का सेटअप वो इस साल कर सकते हैं और देखेंगे कि आप वो इस साल कहीं ना कहीं बाहर कंट्री में यूके यूएस से जाने का भी योग उनके बन रहे हैं। 7 वालों के लिए परफेक्टनेस का टाइम है। उन्हें अब अपने यदि उन्होंने 3-4 कामों को शुरू कर रखा है तो उनमें से एक काम पर ही अपना फोकस करें, क्योंकि सूर्य केतु जब भी साथ हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो अब आपको संकेत दे रहा है कि आप परफेक्ट हुए, ज़्यादा कामों को मत हाथ लगाएं। 8 शनि महाराज जी का नंबर है और सूर्य का साल है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ सकते हैं, चीज़ों को डिले हो सकती हैं, क्योंकि अब ये साल आपके शत्रु का साल है। तो आपको शनि सूर्य महाराज जी को साथ में बनाकर चलना होगा। 9 मूलांक वालों के लिए यह साल राजा और सेनापति का रहेगा। सबसे अच्छा साल यदि मैं कहीं कहूँ तो 9 वालों के लिए रहेगा। उन्हें एक ऐसा गुरु मिल सकता है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर दे, उन्हें ऐसा गाइड मिल सकता है जो उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन दिखाए। और यदि उनके काम कहीं रुक रहे थे तो इस साल में उनके काम भी बन सकते हैं। आचार्य जी, मूलांक और भाग्यांक ये 2 चीजें हैं, लेकिन ज्यादा किस पर हमें विश्वास करना चाहिए? मतलब मूलांक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या भाग्यांक के? मूलांक आपकी लाइफ में 70% जो रोल होता है वह मूलांक का होता है। और मूलांक जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उन डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने के बाद जो नंबर बनता है वो भाग्यांक बनता है। तो जो भाग्यांक का रोल है आपकी लाइफ में 20 से 30% ही है। तो आपको अपना फोकस मूलांक पर ही रखना चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ कैसे चलेगी, ओवरऑल आपकी लाइफ में कितनी समस्याएं रहेंगी, तो यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में मित्र हैं या आपस में सम हैं तो ऐसे जातक को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और राशियों को लेकर भी अगर आप बताना चाहें साल कैसा रहने वाला है? तो ये आज की जो 12 राशियां हैं उसमें सबसे जो पैसा इस साल कमाएगी वो वृषभ राशि सबसे अच्छा रह सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए 10वें घर में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और 11वें घर में उनके शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो वृषभ राशि 2026 के लिए सबसे अच्छा रहेगा। और यदि किसी के पास वृषभ राशि वाला कोई जातक है
कोई दोस्त है तो उसे अभी अपना पार्टनर बना लीजिए या उनके साथ में मित्रता कर लीजिए। और वृषभ वृषभ राशि वाला कोई जातक आपसे नाराज है तो अभी तुरंत उसे मना लीजिए, क्योंकि ये साल वृषभ राशि वालों का है। एक और सवाल यहाँ पर ये कि जन्म का जो समय होता है तो 2 से 3 मिनट में पूरी कुंडली बदल जाती है? नहीं, देखिए इसको यूँ प्रकार के समझने की कोशिश करते हैं कि जो जन्म हम ये भी देखते हैं कि 1 मिनट 13 सेकंड में एक सब लोड आपका चेंज हो जाता है, 2 मिनट में चेंज हो जाता है, लेकिन हम 2 से 3 मिनट के बीच में भी कुंडली को ले सकते हैं। ये बहुत आपको माइन्यूटली जाना है, सब लोड तक आपको जाना है, तब आपको सब 1 सेकंड की भी कुंडली हम बनाते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में तकरीबन 4 बच्चे पैदा होते हैं। तो वह सब लोड तक की बात हम जब करते हैं तब ऐसा करते हैं, नहीं तो ये 2 से 3 मिनट का फ़र्क आता है, तो नक्षत्र लोड तक हम जा सके भी हम आपकी परीक्षण कर सकते हैं। और जन्म के टाइम का अगर पता ना हो तो भी कुंडली बनाई जा सकती है? प्रश्न कुंडली से इसका बात का आंसर हमें लिया जा सकता है। जब भी कोई जातक आपसे प्रश्न करने आता है, हमसे प्रश्न करना आता है, तब उसकी एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है कि उस समय आप जब हमसे प्रश्न करने आए हैं तो कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा महाराज जी कहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि आपका प्रश्न इससे रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 ही बताई गई हैं और इनके आगे सब कैटेगरी बताई गई है। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हों, चंद्रमा जिसके नक्षत्र में बैठे हों, तो हम उनसे जान भी सकते हैं कि आप अभी हमारे पास किस समस्या को लेकर आए हैं। तो आचार्य जी 2026 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 11th हाउस में राहु महाराज जी गोचर कर रहे हैं, तो उनका इसका मतलब है कि आपको यदि एआई से संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो वह आपका इस साल हल होता दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज जी अभी गोचर कर जाएंगे, उनके कर्क राशि में बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेने के उनके योग बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में शनि महाराज जी उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है और कोई उनका पुराना एम्प्लॉई भी यहाँ पर उन्हें छोड़कर चला जाए या उन्हें छोड़ने की धमकी दे, ऐसा भी उनके साथ में हो सकता है। तो पहले से ही उन्हें इंसेंटिव देके या उनकी सैलरी बढ़ाकर आपको उनको अपने साथ में रखना होगा। और अभी शुरुआत के 1 से 1.5 महीने के अंदर उनके 9th हाउस में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भी उनके साथ में है, तो यह साल उनके लिए रला मिला मिक्सअप सा रह सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उनके राहु महाराज जी 10th हाउस में और शनि महाराज जी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। गुरु अभी 2nd हाउस में और आगे जाके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो हर प्रकार से यह साल उनके लिए अच्छा रहेगा। और नेम एंड फेम भी कमा सकते हैं। बस यहाँ पे इतना सा भी हो सकता है कि उनके घर में उनकी मदर के या किसी भी परिवार में बच्चों के परिवार में ब्लड रिलेशन में चोट लगने के या ऑपरेशन होने के योग बने हुए हैं, तो यदि एक छोटा सा उपाय वे साथ में करके चलेंगे तो उन्हें यह परेशानी नहीं आएगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह साल कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा, मिला जुला रहेगा, क्योंकि राहु महाराज जी उनके भाग्य के घर से 9वें हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 10th हाउस में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य यहाँ पर उन्हें धोखा दे सकता है। लगेगा कि बहुत कुछ मिलने वाला है, 10 रुपये का प्रॉफिट सोचेंगे मिलेगा 5 रुपये ही, प्रॉफिट सोचेंगे 1 लाख बचेगा 9 रुपये ही। क्रेडिट नहीं मिलेगा, अपने ही लोगों से धोखा मिलने के उन्हें योग अभी मिले हुए हैं। लेकिन शनि महाराज जी 10th में गोचर बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए भी यह साल मिक्सअप रहेगा। गुरु का गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है, लगन से हो रहा है और बाद में यह 2nd हाउस में भी चला जाएगा। अचानक से पैसा आने के योग भी अभी उन्हें बने हुए हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा सा परेशानी करने वाला हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में राहु अचानक से धोखे दिलाता है, एकदम से समस्याओं को लेकर आता है, और ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ उनके अपने ही लोग अंदर से बड़ी प्लानिंग कर रहे हों, जो उनको 2026 में देखने को मिल सकती है। और 6ठे घर में भी उनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु को दिखाते हैं, तो कोई बड़ी समस्या कोर्ट केस या उनका पीछा भी कर सकती है। और शनि महाराज जी भी यहाँ पे भाग्य के घर में बैठकर थोड़ा सा भाग्य को यहाँ पे स्लो कर रहे हैं, तो उनके साथ में समस्या रह सकती है। सिंह राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज जी उनके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो यदि वो इस साल ट्रैवल करने की सोच रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो उनका टायर पंचर हो सकता है, टायर फट सकता है, टायर से संबंधित समस्याएँ उनको इस साल में आ सकती हैं। कोई बड़ा कर्मचारी उनका
धोखा दे सकता है। ऐसा ना हो कि वो चेक पे ब्लैंक साइन करके अपने स्टाफ को दे दें, तो यहाँ पर थोड़ा-सा देखने की बात हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि उनके साथ में उनके अपने ही जिन पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वह भी उनको धोखा दे सकते हैं। और इन साल उनके ऑपरेशन या चोट होने के भी खुद के भी योग बने हुए हैं। कन्या राशि। कन्या राशि की मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह जो साल है यह अच्छा रह सकता है, क्योंकि शनि महाराज जी 7वें घर में उच्च के होकर बैठे हैं और शनि महाराज और राहु जी 6ठे भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। यदि उनका पुराना कोई कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो हो सकता है कि उन्हें काफ़ी समय से यदि डेट नहीं मिल रही है, तारीख नहीं मिल रही है, तो तारीख मिल जाए और कोर्ट केस का डिसीजन उनकी फेवर में हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी भी इस समय मिल सकती है और उनकी लाइफ में नया चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि की मैं बात करूं तो अगेन उनके लिए साल वायु तत्व के वालों के लिए मिक्सअप मिला जुला रहेगा। राहु महाराज जी यहाँ 5वें घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 6ठे घर में। राहु महाराज जी 5वें घर में जब गोचर करते हैं तो आदमी किसी भी काम को करने में जल्दी करता है, शुरुआत को करने में जल्दी करता है, बिना सोचे समझे किसी भी काम को शुरू कर देता है, प्लानिंग कर देता है और काम को इतना बढ़ा लेता है कि उससे काम को संभलता ही नहीं है। और शनि महाराज जी 6ठे घर में मीन राशि के बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनके किसी मामा जी के साथ में विवाद हो जाए या मामा जी के साथ में या जीजा जी के साथ में कोई काम चल रहा है तो वह उनको छोड़कर भी जा सकते हैं। गुरु महाराज जी भाग्य के घर में बैठे हुए हैं और आगे आने वाले समय में 10th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जितना परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना उनका काम डिले होगा। यदि आपको इस साल सफलता चाहिए तो आप तुरंत काम को करना शुरू कीजिए, आपको ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का समय है, क्योंकि राहु यहाँ पे 4थे घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज जी 5वें घर में। 5वें घर का मतलब है कि उन्हें पेट से संबंधित समस्या, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित समस्या उनके यहाँ पे रह सकती है और घर में उन्हीं के घर में उन्हीं के ही घर वाले उनके अगेंस्ट में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है और उन्हें घर से दूर भी जाना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन इस साल उनके लिए अच्छी बात ये है कि वो कोई रियल एस्टेट का बिजनेस या फिर कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट का बिजनेस या होटल का बिजनेस भी वह शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे घर में 4 ग्रह बैठे हैं और राहु कुंभ की राशि में बैठा हुआ, तो कोई होटल का बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी शुरू करने का वो विचार कर सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी यह साल मिक्सअप रह सकता है, क्योंकि राहु तो यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हैं। यदि वो इस समय कोई सोशल मीडिया पे नया प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहे, पॉडकास्ट का काम करना चाहें, तो यह साल उनके लिए बेस्ट साल है। इसे और यदि किसी के धनु राशि वालों के कोई फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो लगता है ना कभी कभी यार काफ़ी टाइम से फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस साल में उनके फॉलोअर बढ़ने के योग भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन यदि वो अपना स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं तो गलती से भी अपने घर पर ना करें, क्योंकि शनि महाराज जी जब भी 4थे घर पे बैठे हों और ऐसा जहाँ तक घर पर ही काम करना शुरू कर दे तो अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी भाग्य साथ में नहीं होगा, क्योंकि शनि 4थे घर में उन्हें घर पर जाते ही आलसी बना देगा। अब उन्हें लगेगा कि घर पे छोले भटूरे बना लो, ये बना लो, या सोने का मन करेगा। आपको 10 बजे उठकर अपने काम पे लग जाना है और शाम को टाइम से घर पर आना है, तभी आपका भाग्य आपके साथ में होगा। मकर राशि। मकर राशि वालों के बारे में बात करता हूँ तो 2nd हाउस में राहु और 3rd हाउस में शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं, तो इनके लिए समय साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और गुरु महाराज जी थोड़ा सा भी 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं, फिर 7वें घर में जाएंगे। तो यदि वो किसी भी प्रकार का ये एक लोन कर्जा लेते हैं तो वह अपना कर्जे को और रोग शत्रु को बढ़ा लेंगे, लेकिन अदरवाइज़ यह साल इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसमें मैं सलाह दूंगा कि वह लोन लेने की बजाय किसी से पार्टनरशिप करें, क्योंकि लोन क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप इसमें ज़्यादा लालच नहीं करके आप लोन ना लेकर आप सामने वालों को अपने साथ में एज ए इन्वेस्टर या पार्टनर के रूप में लेकर आएँ, वो आपके लिए भाग्यशाली भी होंगे और आपको साथ भी देंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि 11 राशियों में यदि कोई इच्छा पूर्ति की राशि है तो वह कुंभ की राशि है। और कुंभ की राशि में भी 11वें घर में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। लगन में राहु और 2nd हाउस में शनि महाराज जी गोचर कर रहे हैं। तो लगन में जब भी राहु गोचर करते हैं तो आदमी येन केन प्रकरेन आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी यह साल बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज जी अभी आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आगे टाइम में आने वाले टाइम में 6ठे घर में गोचर करेंगे। तो अगेन इनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगा कि लोन की बजाय किसी को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएं, थोड़ा सा हिस्सा
चाहे आपको ज़्यादा देना पड़े, कम बच जाए, ज़्यादा लालच नहीं करें। आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन गलती से भी कोई ऐसा कमिटमेंट ना कर दें जो आप पूरा ना कर पाएँ। इतना सा, और आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ कि आप किसी भी पास के ब्लाइंड आश्रम में या अपंग लोगों के आश्रम में कुछ ना कुछ खिलाने के लिए देकर आते रहें। अच्छा आचार्य जी, ये तो आपने बताया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों को ना राशि को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनकी जन्म पत्री में कोई और राशि लिखी हुई होती है, जो उस वक्त उनका नाम आता है जिस अक्षर से, उसके हिसाब से उन्हें उनकी राशि आती है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, पेरेंट्स नाम बदल देते हैं, किसी और अक्षर से नाम रख देते हैं, फिर वो कौन सी राशि उन्हें माननी चाहिए, ये भी ये एक आपने सवाल बहुत होता है। बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ कि आप इन न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्करों में पड़ तो जाते हैं, ए आई ई ऊ तो लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो चेक कर लो कि आपकी जन्म की राशि और आपकी नाम की हाँ, राशि नाम की राशि और जन्म की राशि, कहीं ये आपस इसको में लेकर शत्रु बहुत तो नहीं है। कंफ्यूजन रहती है। हाँ, तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी जन्म की राशि कौन सी है, कौन सी माननी चाहिए। कौन सी माननी चाहिए। जन्म की राशि वही होती है जहाँ पर चंद्रमा ग्रह आपके जन्म के समय में जिस नंबर की राशि में बैठे होते हैं। जैसे चंद्रमा ग्रह मान लीजिए कि 1 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं आपके जन्म के समय में, तो आपकी मेष की राशि होगी। 2 नंबर में बैठे हैं तो आपकी वृषभ की राशि होगी। इस प्रकार से 12 राशियों के कर्म हैं, तो वही आपकी राशि होगी और उसी राशि से ही आपका नाम का अक्षर रखा जाएगा। इसको यूँ समझ लीजिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वैसे तो तत्व 5 होते हैं, लेकिन आकाश तत्व को सभी तत्वों में विद्यमान माना गया है। यदि आप जल तत्व के हैं और आपने अपना नाम गलती से भी अग्नि तत्व में रख दिया, तो अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी आप अपने भाग्य को अपने अगेंस्ट में कर लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि जन्म का नाम तो जैसे पी अक्षर से आ गया, लेकिन ए से, स्कूल में नाम ए से रख दिया, तो फिर यहाँ पर क्या करना तो चाहिए? यहाँ पे आपको यदि वो तत्व आपका नाम का राशि और जन्म की राशि आपके शत्रु हैं, तो आपको अपना नाम चेंज करना होगा। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, उन्होंने अपना पहला जो नाम फिल्में बनाते रहे, लेकिन जैसे ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अब आप अपना फिल्मों का नाम इस अक्षर पे शुरू कर दीजिए, तो उनकी फिल्में भी चल पड़ी। तो आपने देखा, एच नाम की मैं बात करता हूँ, जैसे एच बहुत से लोग समझते हैं कि HDFC बैंक है, तो HDFC को जब भी आप लिखते हैं इंग्लिश में तो पहले क्या आता है, एच आता है, लेकिन जब आप हिंदी में उसको लिखते हैं तो पहले ए आता है। तो यहाँ पर वो एच राशि से है से नहीं माना जाएगा, वो ए यानी कि मेष राशि से ही माना जाएगा, क्योंकि एच आप लिखते हैं ना तो पहले क्या आता है, ए आता है। उच्चारण जब आप करते हैं तो हमारे यहाँ पे व्याकरण को प्राथमिकता दी गई है। और दूसरी मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पे व्याकरण के साथ में स्वर को भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसके बारे में व्याख्यान किया गया है। जैसे किसी का नाम कमलजीत है या किसी का नाम प्रीत है, तो कभी भी लास्ट में जो मात्रा है वो बड़ी ई की होनी चाहिए, छोटी की नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रीत रखते हैं तो PRIT नहीं रखना है, क्या रखना है, PREET, क्योंकि ऐसा स्वर में बोला गया है। जैसे आप छोटी की मात्रा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पिट कर आ गया है, और यही बड़ी की मात्रा क्या बोलेंगे, पीट कर आ गया है। मेरी बात को समझ में आ रहा है? तो छोटी की मात्रा में क्या आ गया, पिट कर आ गया है, तो बड़ी में क्या हो जाएगा, पीट कर आ गया है। तो तो इसमें स्वर का और व्यंजन का बहुत महत्व हमारे यहाँ पे। ना पिटे ना पिटने की नौबत आए, आप पीट कर आइए ना, पीट कर थोड़ा ना आएंगे। हाँ, और आप पीट कर आइए। हम तो ये चाहेंगे कि ना भाई किसी को पीटा जाए, ना ही खुद पीट कर आए या पीट कर आए। पीट कर आइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी जो लाइफ है ना, ये रंगमंच है। आपको हर जगह एक नया रोल आपको अदा करना है। अपनी वाइफ के सामने अलग, अपने हस्बैंड के सामने अलग, बच्चों के सामने अलग, आप जॉब में हैं तो अपने बॉस के सामने अलग, अपने नीचे वालों के सामने अलग, मेरे साथ आप पॉडकास्ट कर रही हैं तो मेरे साथ में अलग। तो यदि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से दब रही हैं कि सामने वाले को दबा रही हैं, तो सामने वाला हर व्यक्ति आपका नजायज़ फायदा उठाएगा। तो ये आपको सामने वाले को जताना है कि मैं पीटूंगी नहीं, यदि पंगे लिए तो पिट कर जाओगे। जी। आप समझ रहे ना, पीटना नहीं है जी। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दबना नहीं चाहिए। हाँ, आप दबने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपके नाम के अंदर एनर्जीज तो ऐसी नहीं है कि आप पीट कर आ जाए, पिट कर आ जाए। तो पीट कर आना है, एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए, वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए। तो पहले तो नेम करेक्शन करते समय आपको तो ये ध्यान में रखा है कि डबल ई लगाना है, लास्ट में आई नहीं लगाना है। और यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और यहाँ पर मतलब ये भी स्पष्ट कर दीजिए, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो नाम जन्म पत्री में आया है उसी अक्षर पर नाम रखना चाहिए, या फिर उसकी मित्र राशि पर नाम रखना चाहिए, शत्रु राशि पर नाम नहीं रखना चाहिए। ओके।
जी। ठीक। आचार्य जी, अब 2026 के लिए कोई एक एक ऐसी मीन राशि अभी आपकी अच्छा रह हाँ गई है, ठीक है, मीन राशि पर रहेगी। नहीं तो मीन राशि वाले लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। मीन राशि वाले के बारे में एक बात पहले आपको खास बात बता देता हूँ। हम्म, 12 राशियों में मीन राशि के लोग ही ऐसे हैं, यदि ये दुश्मनी निकालने पे आ जाएं तो ये अपना सब कुछ गवा देते हैं सामने वाले से दुश्मनी निकालने के लिए, और माफ़ करने पे आ जाएं तो ये कत्ल को भी माफ़ कर सकते हैं, इनका दिल इतना बड़ा होता है। तो मीन राशि वालों के लिए लगन में शनि महाराज जी रहेंगे और 12वें घर में राहु रहेंगे, तो इनके लिए यह साल थोड़ा सा मानसिक परेशानी वाला भी हो सकता है, नींद की समस्या वाला भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनके इस साल बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। 10th हाउस में इनके 4 ग्रह बैठे हैं, ज़्यादा काम करने के बावजूद भी, ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें अपनी मेहनत का ज़्यादा रिजल्ट ना मिले, ये भी हो सकता है। शनि महाराज जी लगन में बैठे हैं, यहाँ पर ही देखा जाएगा कि आपके शनि महाराज जी आपके मित्र के हैं या फिर वध के हैं। यदि आपके मित्र के होंगे तो सामने वाले के पास जैसे ही बैठेंगे तो सामने वाले का दिमाग निकाल कर आपको काम निकलवाना आ जाएगा, और यदि वध के होंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, अरे छोड़ो यार ये झूठ बोल रहा है। जी। तो लगन में शनि बहुत अच्छा भी होता है और लगन में शनि अच्छा नहीं भी होता है, ये शनि की स्थिति को देखकर ही बताया जाता है। अच्छा, 2026 के लिए कोई आप एक बड़ी भविष्यवाणी करना चाहेंगे, ताकि आप अगली बार जब हमारे पॉडकास्ट में आए तो आप बोले देखिए मैं करके गया था, देखिए सच हो गया। देखिए आज मैं फिर कह रहा हूँ 13 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में आपको एक बड़ा ट्रेन हादसा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी होता है कि आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये भी आम जनता के ऊपर पड़ सकते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर के ऊपर भी यहाँ पर गवर्नमेंट की कार्रवाई आपको होती हुई दिख सकती है, क्योंकि राहु के ऊपर, राहु किसका है, पॉडकास्ट का या ये यूट्यूब चैनल का है, तो ऐसा भी हो सकता है, और गवर्नमेंट इनके लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आ जाए, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। और सूर्य जब जब चर तत्व की राशियों में प्रवेश करेंगे, यानी कि 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में आपको मंत्रिमंडल में चेंज या ऐसा कुछ देखने को भी, मंत्रिमंडल में नेता को फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। और साल के अंत में देश का जो प्रधानमंत्री है या किसी भी देश के मुख्यमंत्री हैं वो भी मानसिक परेशानी में देखेंगे, क्योंकि शनि का गोचर मेष राशि में यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे ही बीच में अक्टूबर में या नवंबर में आपको हमारी जो सीमाओं के आसपास में आतंकवादी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, एक रैपिड फायर आपके साथ फटाफट वाला कर लेते हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत चर्चा में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिग्नेचर है इसे ग्राफोलॉजी साइंस से देखा जाता है। यह हमारी खुद की एक विद्या है जो वेस्टर्न लोगों ने हमें ये कह दिया कि हमारी साइंस है। तो जब भी आप सिग्नेचर करते हैं इसमें ज़्यादा कुछ आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको बताता हूँ, सिग्नेचर करते समय आपको अपना पहला अक्षर कैपिटल में रखना है, आपका जो अपना सरनेम है वो भी कैपिटल में रखना है। सिग्नेचर हमेशा 15 डिग्री ऊपर होने चाहिए, पहला अक्षर कैपिटल में होगा, बाकी अक्षर स्मॉल में होंगे। फिर आपका जो सरनेम है वो भी पहला कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होंगे। जो सिग्नेचर है वो कभी भी शॉर्ट में नहीं करने चाहिए। अच्छा हाँ, कुछ लोग सिर्फ पहला नाम लिख देते हैं और बाद का छोड़ देते हैं, तो दोनों लिखने होते हैं? दोनों लिखने होते हैं, क्योंकि आपका जो प्राइमरी नेम है, जैसे मान लो मेरा नाम लवभूषण है और उसके बाद मेरा सरनेम है गुप्ता है, ऐसा कहते हैं कि नेचर आपको आपके नेम और सरनेम से, आपके गोत्र से आपको पहचानती है, क्योंकि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं ये एक प्रकार के 27 गोत्र ही हैं जिसे हम अपने भूल गए हैं। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे तो बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको ऊपर वाले को नहीं पता है कि आप किसकी संतान हैं, तो आपका नाम एक तो आपने पूरा लिखना है, उसके बाद आपका जो सरनेम है वो भी आपको पूरा लिखना है। आप देखिए मुकेश अंबानी के सिग्नेचर देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिग्नेचर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के देख लीजिए, वे पूरे साइन के साथ में सिग्नेचर करते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखिए छोटा सा साइन करके यूँ समझते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। तुम डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो, तुम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो। अरे भैया यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सिग्नेचर भी बड़े करो। और कहीं ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लोगों को साइन करने होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही कर दो, तो वहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे भी नहीं करने चाहिए, साइन बड़े कीजिए ना, नेचर को बताइए कि आप बड़े आदमी, साइन क्लासिकल होने चाहिए, साइन एटीट्यूड में होना चाहिए। और जब भी आपका साइन करें तो जब भी आपका साइन को देखे तो लोग ये फील करें अरे ये तो किसी बड़े आदमी के साइन हैं।
तो ऐसे साइन बनाइए, क्लासिकल बनाइए, अपने आप को घेरे में बंद मत कीजिए, काटा मत कीजिए, हाँ। काटा मोटी मत कीजिए। और कुछ आपको सिर्फ एक अक्षर लिख देते हैं शुरू वाला और फिर ये ऐसे कर साइन देते अच्छे हैं। साइन नहीं है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से हम्म, समझा दिया। यदि आपको बड़ा बनना है तो बड़ा तो साइन खाली करिए। भूखंड नेचर ने आपको दिया है। जितने बड़े साइन आप करेंगे, जितने बड़ा सिग्नेचर आपके होंगे, आप उतने ही बड़े जातक बनेंगे। सर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं बात करना चाहूंगी। लोग उनके पास जाते हैं और पर्ची पर लिख कर ही वो उनकी सारी समस्या पहले ही बता देते हैं। तो इसके पीछे क्या साइंस है? किस तरह की साइंस है? पहले तो ये बात मान के चलिए कि इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी की पर्ची निकाल रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो साइंस, कुछ ना कुछ विद्या तो उनके पास में है। तो इसी को हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली से भी देखा जाता है। बेसिकली ये एक विद्या है जो आपको, एक गुप्त विद्या है जो आपको एक सिद्ध की जाती है। इस विद्या का नाम मैं भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लेना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि वह भी एक 10 महाविद्याओं में एक विद्या है जिसे सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। लेकिन वो भविष्यवाणी तभी आपके लिए बारे में, जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कहा गया कि आपने ये भविष्यवाणी पहले क्यों नहीं कर दी या आपने पहले क्यों नहीं कर दी। तो ज्योतिष कभी चलकर नहीं बताया जाता है, ज्योतिष से प्रश्न आपको किया जाता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें भारत के बारे में कोई भविष्यवाणी करनी है, तो आपको मुझसे पहले प्रश्न आके पूछना होगा, तो फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मैं चलकर अपने अपनी भविष्यवाणी कर सकता। जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा तो मैं इसकी पूरी तैयारी कर आया हूँ, मैं इसके बारे में पूरा पहले पढ़ कर आया हूँ। मैं यूं ही नहीं बैठ के बोल दिया कि मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ऐसा हो जाएगा, मेरी इंट्यूशन कहती है कि ऐसा नहीं होगा। यह गणितीय विज्ञान है। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का या ऐसे किसी भी जो ऐसा कर रहे हैं तो उनका सम्मान करता हूँ। यह एक पूरी विद्या है, यह हमारे देवताओं के द्वारा दी गई एक अद्भुत कला है, अद्भुत विद्या है। यदि आपके पास इतना समय है कि आप उनके पास जाके अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में जिस पे आपको विश्वास है, आप उनके पास जाकर भी प्रश्न कुंडली से भी अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कुछ जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने पूर्व जन्म से इस तरह का आशीर्वाद, इस तरह की सिद्धियां लेकर आते हैं। ऐसा सच है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यह सब ईश्वरीय कृपा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग करते हैं तो इसमें हमारे ऊपर गुरु की कृपा, हमारे ऊपर ईश्वरीय शक्ति का विशेष एक आशीर्वाद है। बिना गुरु की शक्ति से, बिना ईश्वरीय शक्ति से, बिना किसी सिद्धि के, बिना उपासक की सिद्धि से आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु नहीं कर सकते। ठीक है। और आपको अमीरों का एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, तो 2026 में जो जो अमीर बनना चाहता है उनके लिए आज आप एक फॉर्मूला बता दीजिए। आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताना जा रहा हूँ कि आप कभी भी शॉपिंग करने जाए तो आपको टैग देखना ना पड़े। तो एक शुक्रवार का एक उपाय नोट कर लीजिए, जिसमें आप 6 किलो गाय का दूध, 1 किलो चावल और 1 किलो देसी घी से खीर बनाइए फ्राइडे के फ्राइडे। और इस 2026 के हर फ्राइडे में 1 महीने के अंदर मैं खीर बना के माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। और आप देखिए कि आपके पास इतना पैसा आएगा कि अब आपको पैसा संभाला भी संभले नहीं रह पाएगा। मंदिर जाके भोग लगाना है या घर पे लगा सकते हैं? पहले तो ये मंदिर में जाके ही लक्ष्मी माता जी को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने की भी एक पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में भी कभी हम पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम में से 90% लोगों को तो पूजा ही करनी नहीं आती है। पूजा करने का एक पूरा विधि विधान है। कलयुग में, मैं थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कलयुग में देवता और भगवान और इंसान के बीच में एक वाक़या हुआ, तो जिसमें भगवान देवता इंसान ने ये बोला कि मैं हे देवता, मैं तेरे को क्यों मानूं। तो भगवान ने बोला कि तुम वेदों को जाके पढ़ ले। कि मैं वेद क्यों मानूं, ये तो आपके लिखे हुए हैं। बोला गीता को जाके पढ़ लो, आप कोई भी श्लोक जाके पढ़ लो। तो इंसान बोला कि ये, भगवान ने बोला कि आप कहीं मर्जी देख लो भगवान, मैं तो हर जगह हूँ। कि आप हर जगह हो तो भाई ये कहानियाँ तो सारी आपकी ही लिखी हुई हैं। ये जो आपके ऋषि हैं ये भी तो आपके ही बारे में गुणगान कर रहे हैं, तो मैं आपको क्यों मानूं। मुझे तो कोई ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मैं आपको मानने पे मजबूर हो जाऊं। तो काफ़ी देर तक भगवान और इंसान का आपस में वाक युद्ध चलता रहा। तो बाद में भगवान हार गए। तो भगवान ने बोला कि बता तेरे को अब मेरे को क्या चाहिए। कि मुझे आप, तो ये कलयुग है ना, तो कलयुग में लास्ट में भगवान को एक ही बात कहनी पड़ी कि मैं तुझ में हूँ, तुम मुझ में हो। तो कलयुग में जो भगवान है वो आपके अतिथि के रूप में है, वे आपके आर्च के रूप में हैं और आप एक अर्चक के रूप में हैं। तो ये ऐसा कहा गया है कि आपको पूजा करते समय भगवान की, जैसे आप हमारे घर पे कोई अतिथि आया है, आप उसे चाय पानी अच्छे तरीके से नहीं पिलाओगे तो आपसे नाराज़ होकर
जा सकता लेकिन है। कितनी बार लोगों का कहना होता है कि कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो जिनको वो चाहते नहीं है कि वो आए, वो लेकिन वो आ जाते हैं। उनके लिए फिर क्या किया जाए? उन्हें उन्हें हमारे एस्ट्रोलॉजी में अआवाहित देवी देवता या अआवाहित गेस्ट कहा जाता है। जो आप नहीं चाहते हैं उसके बावजूद भी आपके घर पे बार बार आ जाते हैं, तो उन्हें घर से विदा किया जाता है। तो उसकी भी एक एस्ट्रोलॉजी में एक रेमेडीज़ है। यदि आप जो चाहते हैं कि गेस्ट आपके घर पे नहीं आए, तो उनकी एक फ़ोटो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। और एक अच्छा उपाय भी बता देता हूँ कि आप चाहें कि वो परमानेंट आपके घर से चले जाएँ, तो वहाँ पर एक पंखा लगा दीजिए और पंखे के सामने उनका फ़ोटो लगा दीजिए, या नहीं लगा सकते तो पेन ड्राइव में डाल के रख दीजिए। जैसे जैसे पेन ड्राइव पे उस पंखे की हवा चलेगी, वह जब तक आपसे दूर हो जाएगा, यहाँ वो पर आपके एक पास बात नहीं और क्लियर करना चाहूंगी कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम अतिथियों को भगाने का उपाय बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि अनवांटेड लोगों हमें को। वो लोग आकर नजर लगाते हैं, इस तरह की हुँ, बातें आती हैं, या हमारी चीजों को आकर नेगेटिव बोलते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसको हुँ। लेकर ये चीजें सामने आती हैं। जी, जी, जी। तो इसमें मैं आपको आप मुझे चलिए कभी बात करेंगे तो कुछ ऐसे उपाय भी मैं आपको जातकों को बता सकता हूँ कि प्रॉपर्टी नहीं बिकने का। चलिए जब भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं बताऊँगा जी आपके लिए। बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आज का पॉडकास्ट ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा हो चुका है और जी, इतना जी। जो कंटेंट है वो इसका इतना यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी, मुझे लगता है कि जो लोग भी ये देख रहे हैं, जो मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत बोनस होने ही वाला है, लेकिन आज वो लोग भी मानने पर मजबूर हो जाएँगे जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे, कि एस्ट्रोलॉजी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह की बातें आपने बताई है वाक़ई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी हैं। और साथ ही अब एक छोटा-सा रैपिड फायर आपके साथ कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लकी नंबर किसे माना जाता है? देखिए, मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि 1 से लेकर जो 9 नंबर हैं, वो पूरे के पूरे लकी नंबर हैं। कोई भी जातक अपने आप को अनलकी ना माने। जैसा कि न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि 2, 4, 8 अनलकी नंबर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2, 4 और 8 ही सबसे भाग्यशाली नंबर्स हैं। नहीं, नहीं, हम अनलकी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे क्लास में 1 टू 10 बच्चे सभी इंटेलिजेंट होते हैं ना, लेकिन कोई 1 आ गया, कोई 2 आ गया, कोई 3 आ गया, तो उस तरीके से लकी एक नंबर अगर आप बोलना चाहें। तो 6 नंबर सबसे ज़्यादा लकी लकी नंबर होता में है, से ठीक माना है। और जाता लकी कलर? है। देखिए, आप मुझे कहीं न मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं लोगों को हमेशा यही हाँ, बताता हूँ कि आपके लिए सब भाग्यशाली है। यदि लकी कलर की मैं बात करता हूँ तो ब्लैक कलर लकी है। सबसे ज़्यादा कलयुग के मामले में देखिए, आप मैं रैपिड के साथ में ना मुझसे लॉजिक से बात करेंगे तो मुझे मज़ा आता है। नहीं, नहीं, ये आपने अच्छा बताया कलर, क्योंकि सब ब्लैक लोग कलर जानना सबसे चाहते हैं, भाग्यशाली कलर क्योंकि है। बहुत सारे लोग ब्लैक कलर को बोलते हैं कि आपको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर। मैं ये देखिए, अभी मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में का वीडियो देख रहा था। वो ब्लैक कलर का अवॉइड कह रहा है और खुद ने ब्लैक कपड़े पहने हुए जी। हैं। अच्छा, ज़ोडिएक साइन्स एक जो सबसे ज़्यादा लॉयल होता है? अरे वाह! यदि मैं बात करूँ तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं और या फिर कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। सबसे जल्दी अमीर कौन बनता है? सबसे जल्दी अमीर कौन बनता है? तुला राशि और कुंभ राशि के लोग सबसे ज़्यादा अमीर बनते हैं। और कौन-सी राशियों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पटती है? कन्या राशि के जो लोग होते हैं, ऐसे थोड़े से दूरी बना कर रखते हैं और यानी ऐसे लोगों से मिलना थोड़ा-सा नहीं, कठिन कौन-सी ऐसी होता है। 2 राशियाँ जिनकी आपस में नहीं पटती है? अग्नि और जल, पृथ्वी और वायु तत्व के लोग, इनकी आपस में नहीं बनती। और मेष राशि की यदि मैं बात करूँ, तो ऐसा कहना कि 2 राशियों की ही नहीं बनती है, ऐसा मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी तत्व और वायु तत्व ये आपस में एंटी है। जल तत्व और अग्नि तत्व की आपस में एंटी है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि कर्क राशि जल तत्व की होगी और मेष राशि अग्नि तत्व की होगी। तो कर्क और मेष राशि वालों की आपस में जल्दी से नहीं बनेगी। और कौन-सी 2 राशियों की सबसे ज़्यादा पटती है? अग्नि और वायु की राशियों की सबसे ज़्यादा बनेगी। अग्नि में यदि मैं मेष राशि की बात करूँ और कुंभ राशि की बात करूँ, तो इनकी आपस में सबसे ज़्यादा बनेगी। और किस ग्रही स्थिति में इंसान ओवरनाइट फेमस हो जाता है? यदि 8वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो, तो जातक के पास छप्पड़ फाड़ के पैसा या एकदम से सफलता मिलने के योग होते हैं। बस उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा एक्टिव हो, चल रही हो। और किस योग से ज़िंदगी में बड़े स्कैंडल होते हैं? बुध और राहु जब किसी की जातक की कुंडली में एक साथ में बैठ जाए और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में और छठे भाव में जाकर अपना संबंध बनाए, तो ऐसा जातक की कुंडली में ऑनलाइन फ्रॉड और बड़े स्कैंडल होने के योग बनते हैं। कौन से लोग सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं? मतलब कौन-सी राशि? देखिए, झूठ बोलना
कहना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बड़ी सफाई से झूठ बोल देते हैं। हाँ, मकर राशि के लोग। मकर राशि के। अच्छा, मकर राशि तो में मकर ऐसा राशि वाले ऑफेंड होने वाले हैं थोड़ा सा। इनको थोड़ा वरदान होता है कि जो कोई भी झूठ बोल देते हैं तो ये इतनी सफाई से बोल देते हैं कि सामने वाला उसे सच मान लेता है। लेकिन यहाँ पर हम एक पॉजिटिव बात इनके लिए ऐड कर देते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी किसी की जान बचाने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए झूठ बोलना पड़ देखिए जाता मैं है कहता ना। हूँ बहुत सफाई से बोलते हाँ। हैं तो ये झूठा नहीं तो कहा इसलिए जाता है। ऑफेंड नहीं होना है, पॉजिटिव हाँ, पे ध्यान देना इसको है। इसको झूठा नहीं कह सकते। मतलब ये है कि इतनी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाला झूठ को भी क्या मान लेता है, सच मान लेता है। जी। तो इनमें ये कला है, इनको ये आशीर्वाद है भगवान का। और सत्यवादी सबसे ज्यादा कौन सी राशि होती है? सबसे ज्यादा जो इमोशनल जो लोग होते हैं, कर्क राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग या मीन राशि के लोग, इन्हें हमेशा लगता है कि हमें सत्यवादी बोलना है। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र होने की कोशिश करते हैं, जैसा है जी सामने वाले को जाकर बता देते हैं। और जिनकी कुंडली में शनि महाराज जी भी थोड़े से कमजोर होते हैं तो ऐसे लोग भी उन्हें बात को बनाना नहीं आता है। मतलब कि जैसे होता है ना, बनावटीपन उनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी जो भी विचार थे और जो भी बातें आपने बताई, आपका समय, आपके विचार दोनों ही हमारे लिए अनमोल रहे। और बहुत सारी बातें आपने बताई है जिससे इतना तो समझ में आता है कि देखिए एस्ट्रोलॉजी को समझना अपने आप को समझने जैसा है। और इसी तरह हम अगले एपिसोड में भी आपसे मिलेंगे, इसी तरह की बातें करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।